जनरेशन टू, ठीक है ना, क्रोमोसोम ट्रांसफर हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ईच क्रोमोसोम कंटेन न्यूमेरियस जीन बिकॉज ईच लिविंग बॉडी हैज लिमिटेड क्रोमोसोम, ठीक है ना, बट जीन्स आर इन ग्रेट नंबर। एक अंदाजे के मुताबिक क्या कहा जाता है, ये अंदाजा है, ये क्लियर कट बात नहीं है कि 23 जो पेयर्स है ना क्रोमोसोम्स के, वो कंटेन करते हैं कितने, 40,000 जीन्स। कितने, 23 पेयर्स 40,000 जीन्स कंटेन करते हैं, ठीक है। और जीन्स लोकेट करते हैं किसके ऊपर, सब कुछ आपको पता है, क्रोमोसोम्स के ऊपर। अच्छा, जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स, ये याद रखिएगा, जीन्स ऑन क्रोमोसोम are found in linear manner। लीनियर मैनर किसको कहते हैं, स्ट्रेट लाइन कंडीशन में, एक दूसरे के बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, अपोजिट होते हैं। दे हैव क्लोज रिलेशन, दे हैव क्लोज relationship when they occur on the same chromosomes। They work like a group and they are transferred to new generation। Transfer to new generation in a single group, ठीक है। दिस टेंडेंसी मतलब रुझान, टेंडेंसी ऑफ जीन्स, ठीक है ना, लोकेटेड एट द सेम क्रोमोसोम, to remain together, and work together, एक दूसरे के साथ मिलके वर्क करते हैं ना, and work together is called gene लिंकेज, ठीक है भाई। देखिए होता क्या है, इसको मैं रिमूव करता हूँ, इसको समझाता हूँ। देखें ये एक क्रोमोसोम है, सपोज करें यहाँ पर ब्लड ग्रुप का जीन है, यहाँ भी क्या है, ब्लड ग्रुप का यानी कि जीन है, ठीक है। अब इन दोनों का इसके साथ और इसका इसके साथ बड़ा गहरा रिलेशन है। मैंने पहले भी कहा था कि जीन एलील्स टूटते हैं ना, तो ऐसे टूटते हैं, इनको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, इनको इतनी आसानी से नहीं अलग कर सकते। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया, दोनों एक दूसरे के साथ ही हैं, ये साथ नहीं छोड़ते, ये हमेशा साथ निभाते हैं, आखिरी उम्र तक, जब तक इंसान मर ना जाए ये एक दूसरे का साथ निभाते हैं ना। अगर इनको तोड़ना हो मियोसिस के दौरान तो बड़ा मुश्किल है इनको तोड़ना। डैप्लॉइड से हैप्लॉइड में इतनी मुश्किल से आते हैं। ऐसी मैंने एक एग्जांपल दी थी, जैसे एक भूखी चील हो, उसके पास गोश्त के कुछ टुकड़े हो पंजों में उसके, और आप उसके उन पंजों से गोश्त को छीने। इसी तरीके से इन जीन को एक दूसरे से जुदा करना बहुत मुश्किल होता है, इतनी आसानी से ये अलग नहीं होते। और दे वर्क टुगेदर, एक साथ मिलके लाइक अ ग्रुप की सूरत में काम करते, और सिंगल यानी कि यंग जनरेशन में सिंगल ग्रुप की सूरत में ट्रांसफर हो जाते हैं। ये जो रुझान है ना जीन्स का, जो सेम क्रोमोसोम पे है कि रिमेन टुगेदर, एक साथ रहना है, एक साथ मिलके काम करना है, ये क्या कहलाता है, जीन लिंकेज कहलाता है, ठीक है। When gene link together in the form of a group,
दे आर नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। चलो मैं दिखाता हूं यहाँ पे, देखें, दे आर, मैंडल तो टोपी पहना गया, दे आर नॉट separated from each other independently during meiosis। ड्यूरिंग मियोसिस, सो सो अब देखें मैं आपको बताता हूं, सो देयर इज अ लिटिल चांस टू प्रोड्यूस न्यू कैरेक्टर। जीन लिंकेज किसने स्टडी किया था? टीएच मॉर्गन ने। लिंकेज वाज studies for the first time by T.H. Morgan in 1910। देखिए, आफ्टर मॉर्गन और कई साइंटिस्टों ने जीन लिंकेज के ऊपर वर्क किया। जीन लिंकेज ने मैंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फेल किया था। मैंडल जिसमें कहता था ना कि गैमेट्स बनते हैं तो आसानी से अलग हो जाते हैं मियोसिस के दौरान, वो कहता है दे आर नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग मियोसिस। उसने यही कहा था कि खुद सेपरेट होते हैं और खुद ही मिल जाते हैं। उसने कहा अगर इतनी आसानी से ये जीन सेपरेट हो रहे होते, देखें यहाँ पे मैं बताता हूँ, उसने क्या कहा, देखें ये कंडीशन थी ना, ये कंडीशंस थी आपके पास, ये देखें, ये अब क्या होंगे? सेग्रीगेट होंगे, एक दूसरे से क्या होंगे? ये सेग्रीगेट होंगे। अब देखिएगा कैसे, कैसे वाला, देखिए इस तरीके से उसने कहा कि अगर ये इतनी आसानी से सेपरेट होते तो मियोसिस के दौरान स्मॉल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम एक्सचेंज नहीं होता, बल्कि पूरे पूरे क्या कहता है, इस तरीके से देखिएगा, बल्कि क्या कहता है, पूरे पूरे क्रोमेटिड आपस में क्या हो जाते, इस तरीके से एक्सचेंज हो जाते, इस तरीके से क्या कहता है, पूरे पूरे क्रोमेटिड आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो जाते, एक्सचेंज हो जाते। और लिटिल चांसेस वेरिएशन, देखिए पूरा पूरा क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ क्या कर लिया, इसने इसका ले लिया, इसने इसका ले लिया। क्या लगा अगर इतनी आसानी से जाते तो पूरे पूरे क्रोमेटिड अलग हो जाते। क्या लगा बहरहाल इतना आसान नहीं है इनका अलग होना, तभी तो बहुत ही छोटा सा पार्ट क्रोमोसोम्स का ड्यूरिंग मियोसिस आपस में क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ये छोटा सा पार्ट इसलिए क्रोमोसोम का आपस में एक्सचेंज होता है बिकॉज दे हैव अ रिलेशनशिप, इनका बहुत गहरा क्या होता है, रिलेशनशिप होता है, ठीक है। ड्यू टू द लिंकेज द जीन कैन नॉट बी असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली, तो इस लिंकेज की वजह से ये असॉर्टेड नहीं होते इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग मियोसिस। जीन लिंकेज रिड्यूस द चांसेस फॉर न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन एंड वैरायटी अमंग ऑफस्प्रिंग। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखते हैं, देखें, ड्यू टू linkage the genes cannot, अब आप assort जानते हैं ना, मिलना इंडिपेंडेंटली, मैंडल तो यही कह के गया था इंडिपेंडेंटली, मैंडल ने खुद ही अलग होते हैं कहता है मियोसिस के दौरान, और फिर खुद ही क्या हो जाते हैं आपके पास, ठीक है ना, मिल जाते हैं। अच्छा जी, जीन लिंकेज जो है, जीन लिंकेज, अब ये जीन के लिंकेज की वजह से रिड्यूस हो जाते हैं, रिड्यूस द चांसेस फॉर न्यू
genetic combination and variety among offspring। भाई इसने कहा कि जीन का इतना गहरा लिंकेज है ना, अगर इतना गहरा लिंकेज नहीं होता तो पूरे पूरे क्रोमेटिड एक्सचेंज होते और न्यू वैरायटीज आती हैं हमारे पास, न्यू जेनेटिकल कॉम्बिनेशन आते हैं। लेकिन इस जीन के लिंकेज की वजह से छोटा सा स्मॉल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम एक्सचेंज होता है और इसलिए वेरिएशन के चांसेस क्या हो जाते हैं आपके पास, कम हो जाते हैं। मतलब 20% 25% तक वेरिएशन आती है। ठीक है, तो बहरहाल ये जीन का लिंकेज था जो टीएच मॉर्गन ने किया। मैंडल के लॉज यहाँ फ्लॉप हो गए। वहाँ होते होंगे मैंडल के लॉज जो है ना पी प्लांट के ऊपर। अच्छा, अब उसके बाद क्रॉसिंग ओवर आपको पता है, मैं बता चुका हूँ, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिकल मटेरियल होता है जिसकी वजह से कंट्रास्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। तो मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ बताने की जरूरत है। ठीक है, अच्छा अब एक मैं एग्जाम्पल्स लेते हैं ना हम। एक देखें यहाँ पर ये जो कैपिटल वी है ये है आपके पास नॉर्मल विंग्स के लिए। ठीक है बेटा, स्मॉल वी है, स्मॉल वी किसके लिए? आपके पास वेस्टिजियल, वेस्टिजियल विंग्स। वेस्टिजियल विंग्स किसको कहते हैं? फंक्शनल लेस विंग। ऐसे विंग जो फ्लाइंग ना करवाएं, जैसे आप हैंस के पास देखते हैं ना, मुर्गी के पास विंग्स होते हैं, तो उनसे वो कहीं फ्लाइंग कर पाती है? नहीं, फ्लाइंग नहीं कर पाती है। पेंगुइन को आप देखते हैं, उसके पास विंग्स होते हैं, लेकिन क्या वो फ्लाइंग कर पाती है? नहीं, फ्लाइंग कर पाती। तो ऐसे विंग जो फ्लाइंग ना करवाएं, जो फंक्शनल लेस हो, वो क्या कहलाते हैं? वेस्टिजियल कहलाते हैं। स्मॉल वी से शो कर रहे हैं। कैपिटल बी जो है यहाँ पर किस लिए है? आपके पास ग्रे कलर के लिए, ग्रे बॉडी कलर। और स्मॉल बी जो है वो है ब्लैक बॉडी कलर के लिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब मैं क्रॉस करता हूँ यहाँ पर ना। अब मैं वो मैंडल को भी नहीं पता था ना, मैंडल का मसला ये था उसने पी प्लांट सेलेक्ट कर लिया, उसमें ये कैरेक्टर कोई नहीं होते थे। ठीक है, तो ये तो बाद में पता चल रहे हैं जा करके सारे के सारे। अच्छा जी, देखें ये क्या है? ये है नॉर्मल विंग ग्रे बॉडी कलर, ये है वास्टिजियल विंग और ब्लैक बॉडी कलर। ये है इनके जीन्स ना। अब ये जीन्स क्या गैमेट बनेंगे तो डेप्लॉइड से हैप्लॉइड में जाएगा, इसका भी गैमेट बनेगा डेप्लॉइड से हैप्लॉइड में जाएगा, इसका भी गैमेट बनेगा डेप्लॉइड से हैप्लॉइड में, इसका भी गैमेट बनेगा डेप्लॉइड से हैप्लॉइड में। अब ये आपस में क्या कर जाएंगे? क्रॉस कर जाएंगे। क्या बने सारे? ऑल नॉर्मल विंग एंड ग्रे बॉडी कलर, ग्रे बॉडी कलर। ठीक है, ये बन गए आपके पास। अब मैं दो क्रॉस करूंगा। एक क्रॉस में हम सपोज करते हैं कि क्रॉसिंग ओवर ना हो तो क्या इफेक्ट्स आएंगे। ठीक है, इसको रिमूव करता हूं। देखिए एक क्रॉस है ये है विदाउट क्रॉसिंग ओवर। मैं सपोज करता हूं कि अगर मैं क्रॉस के अंदर क्रॉसिंग ओवर ना करवाऊं, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिकल मटेरियल ना करवाऊं, तो रिजल्ट्स क्या आएंगे? अब यहां से मैं दो गैमेट्स बनाता हूं। एक मैंने कैपिटल वी और बी का ले लिया, और दूसरा मैंने क्या करा, एक स्मॉल वी और वी का ले लिया। ठीक है, यहाँ पे सब एक जैसे बनेंगे तो किसी एक को ही कॉमन ले लेते हैं ना। अब ये जो है जाकर के इसके साथ क्रॉस करेगा, क्या बने? क्या बना भैया आपके पास? नॉर्मल विंग्स और क्या बना? ग्रे बॉडी कलर। ठीक है, अब ये इसके साथ क्रॉस किया तो ये क्या बना आपके पास? वेस्टिजियल विंग्स और ब्लैक बॉडी कलर, बॉडी कलर। ये है विदाउट क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पे हमने सपोज करा क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, तो देखें जो पेरेंट्स के पास कैरेक्टर्स थे, सेम कैरेक्टर्स किसके पास आए? चिल्ड्रन के पास आए, विदाउट एनी चेंज। सेम एज इट इज कैरेक्टर्स क्या हो गए? ट्रांसफर हो गए। कोई आया ही नहीं। 50% ये बन गए आपके पास, 50% ये बन गया आपके पास। कोई कंट्रास्ट कैरेक्टर नहीं आया, तो क्रॉसिंग ओवर का नुकसान।
अब अगर ये क्रॉसिंग ओवर नहीं होती तो सेम एज इट इज जेनेटिकल मटेरियल आता, अगर किसी पेरेंट को कैंसर होता, ट्यूमर होता तो चिल्ड्रन में आता, डायबिटीज के जीन्स खराब होते तो चिल्ड्रन में आता, ब्लड प्रेशर, तो ये मसाइल, हार्ट डिजीज, कितना बड़ा मसला पैदा हो जाता हमारे लिए। आप देखते हैं क्रॉसिंग ओवर के साथ ना, मैंने ये लिया ऐसे और वही सेम क्रॉस लिख देता हूँ विदाउट, सॉरी विथ क्रॉसिंग ओवर, मेरी मिस्टेक, विद क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर के साथ अब गैमेट्स बनाते हैं। एक गैमेट्स तो बनेगा ये इसका, एक गैमेट्स बनेगा इसका ये, एक बनेगा इसका ये, और एक बनेगा इसका ये। यहाँ सारे एक जैसे, एक ही कॉमन ले लें, एक कॉमन ले लें। अब इसको मैं चेकर बोर्ड में करके दिखा देता हूँ ना आपको, वहां ज्यादा आपकी बेहतर समझ में आ जाएगा। ये है चेकर बोर्ड ना, इसको यहाँ रख दें, वे भी, वे भी, वे भी, वे भी, क्या बना? नॉर्मल विंग्स है, ग्रे कलर है, ग्रे बॉडी कलर। ये क्या बना? नॉर्मल विंग्स आए, ब्लैक बॉडी कलर। ये क्या बना भाई आपके पास? यानी कि वेस्टिजियल विंग्स हैं और ग्रे बॉडी कलर है। ये क्या बना आपके पास? ये बना वेस्टिजियल विंग्स और ब्लैक बॉडी कलर। अब देखें, एक ये और एक ये दोनों किसके पास गए? पेरेंट जैसे कैरेक्टर्स आए। कंट्रास्ट कहाँ आया? कंट्रास्ट इन दो कैरेक्टर्स में आया। इन दो कैरेक्टर्स में क्या आया? कंट्रास्ट। ये देखें, ये कैरेक्टर जो है नॉर्मल विंग और ब्लैक बॉडी कलर पेरेंट्स में से किसी एक के पास नहीं था। वेस्टिजियल विंग्स और ब्लैक बॉडी कलर पेरेंट्स में से किसी एक के पास नहीं था। तो देखिए, मैं यही तो कह रहा था ना, उस दिन के क्रॉसिंग ओवर की वजह से वो डिजीज कुछ में ट्रांसफर हो पाती है, कुछ में नहीं हो पाती। यहाँ पे देख लें आप कि 50% कैरेक्टर्स में कंट्रास्ट आया और 50% कैरेक्टर सेम आए। तो इसी तरीके से हमारे अंदर भी होता है कि कुछ जनरेशन ट्रांसफर हो पाती है, और सॉरी कुछ डिजीज या डिसऑर्डर ट्रांसफर हो पाते हैं और कुछ ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हो गया आपका जीन लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर भी। ये समझ में आया आपकी? ठीक है जी, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक था, कोई टिपिकल तो नहीं है, बड़ी आसान है जेनेटिक्स तो। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं। एपिस्टिसिस क्या? एपिस्टिसिस क्या है? एपिस्टिसिस को अगर मैं डिफाइन करूं ना, पहले देखें, कैन बी defined as a mechanism of genes action। जीन का एक्शन इसमें डिफाइन, जीन के एक्शन के मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। इन विच, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, टू नॉन, और से सुनिएगा, एलिलिक, टू नॉन एलिलिक, टू नॉन, अभी क्या हो गया, नॉन एलिलिक जीन्स प्रेजेंट ऑन टू डिफरेंट लोकाई। लोकाई मतलब लोकस, प्लूरल फॉर्म यूज हो रही है। ठीक है, अफेक्ट अ पर्टिकुलर कैरेक्टर,
particular character in such a manner that one inhabit or इनहेबिट करना रोक देना, सुप्रेस कर देना मतलब खत्म कर देना, स्टॉप कर देना, सुप्रेस द अपीयरेंस ऑफ अदर कैरेक्टर। अदर कैरेक्टर डेफिनेशन माइंड में बिठाएं, अब मैं समझाने लगा हूं, ठीक है। नहीं, यही तो जीन इंटरफेरेंस है, इंटरेक्शन ऑफ जीन्स। देखिए समटाइम टू और मोर जीन प्रेजेंट इन डिफरेंट पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम interact in such a way that they produce particular character. This phenomenon known as gene action या interference of genes, यही तो interference of genes है, ठीक है। अब देखें आप यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ। देखें वही एग्जाम्पल लेते हैं, ये एक क्रोमोसोम है, इसके ऊपर मौजूद है एक जीन वन ये इसका एलील, ये मौजूद है जीन टू, ये मौजूद है जीन टू इसका एलील, ये मौजूद है जीन थ्री, ये मौजूद है जीन थ्री इसका एलील है, ठीक है। अब भाई मैं कहता हूँ ये जीन वन अपने आप को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है ना, एक्सप्रेस करके पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन क्या होंगे, एंजाइम्स होंगे ना, और वो एंजाइम चले सपोज कर ले, वही एग्जांपल लेता हूँ, माइस में किसको, ग्रे कलर को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। अब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगी। अब देखिए ये जीन जब अपने आप को एक्सप्रेस करे तो ये जीन टू इसके वर्क में आके क्या करे, इंटरफेरेंस करे। अभी जो जीन टू है ये इसका एलील नहीं है जीन वन का, जीन टू जीन वन का एलील नहीं है, ठीक है। जीन टू का एलील ये है, जीन वन का एलील ये है, दोनों ही नॉन एलिलिक जीन्स हैं और दोनों ही दो डिफरेंट लोकाय पर है, इसका लोकाय पोजीशन ये है, इसका लोकाय पोजीशन ये है, लेकिन इनमें से एक कौन सा, जीन टू जीन वन के कैरेक्टर को क्या करेगा, इनहेबिट करेगा, रोक देगा, ठीक है ना, या सुप्रेस कर देगा। कैसे कि अब यहाँ ये जो प्रोटीन बन रही है, इस प्रोटीन में जीन वन के साथ जीन टू का भी रोल है, जिसकी वजह से पर्टिकुलर प्रोटीन नहीं बनेगी, पर्टिकुलर एंजाइम नहीं आएंगे, और माइस में ग्रे के बजाय कलर क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। तो देखिए माइस के ग्रे कलर को या ग्रे कैरेक्टर को इसने इनहेबिट कर दिया जीन टू ने, सुप्रेस कर दिया, छुपा दिया जीन टू ने, ग्रे के बजाय व्हाइट ले आया ना उसके साथ इंटरेक्शन करके, और दोनों ही दो नॉन एलिलिक जीन से, आप ये नहीं समझे कि जीन टू जीन वन का एलील है, नहीं, जीन वन का एलील तो ये रहा, और दोनों का लोकाय जो है वो क्या है, डिफरेंट पोजीशन के ऊपर मौजूद है, ठीक है, क्लियर है। मैं पहले भी समझा चुका हूँ ये तो खैर आपको। देखिए इन एपिस्टेसिस मेंडल का लॉ यहाँ भी फेल हो गया कि भाई लॉ ऑफ डोमिनेंसी यहाँ भी फ्लॉप हुआ इन एपिस्टेसिस। अब सुनिएगा कैसे, एपिस्टेसिस द फिनोटाइपिक, वैसे क्लासिकल फिनोटाइपिक रेशियो, खैर जी, फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल का डाइहाइब्रिड की बात हो रही है ना, 9331 था ना, डाइहाइब्रिड क्रॉस 9331, 9331 is modified in different ways, मॉडिफाई हो जाता है डिफरेंट वेज, सच एज क्या बन जाएगा, 1231 हो जाएगा जीन की इंटरफेरेंस की वजह से, 934 भी हो सकता है, 961 भी हो सकता है, 97 भी हो सकता है, 15-1 भी हो सकता है, 13-3 भी हो सकता है। यानी कि मतलब ये कि मेंडल ने कहा था कि मेरे डाइहाइब्रिड क्रॉस का ये रेशियो 9331 कांस्टेंट आएगा,
लेकिन यहाँ पे तो ये चेंज हो गया, 1231 भी हो सकता है, 1234 भी हो सकता है, 961 भी हो सकता है, 97, 151 या 133 कुछ भी हो सकता है। मैंने तो एग्जाम्पल के तौर के ऊपर कुछ ले लिया, आप ये मत समझिए कि ये कांस्टेंट है, नहीं, कुछ भी हो सकता है। जब जीन में इंटरफेरेंस होगी तो कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो देखिए मेंडल का डाइहेबिट क्रॉस यहाँ गलत साबित हो गया, ठीक है ना, एपिस्टेसिस में। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को टीएच मॉर्गन ने गलत साबित कर दिया, और लॉ ऑफ डोमिनेंसी को इनकम्प्लीट और को डोमिनेंसी ने गलत साबित कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि मैंडल के जो लॉज हैं आर नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, दे ओनली कैपेबल ऑन द पी प्लांट्स। वो सिर्फ पी प्लांट पे कैपेबल है। उसका रीजन मैंने बताया था कि पी प्लांट के फ्लावर का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल था और उसमें कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर इंटरेक्शन ऑफ जीन्स या इंटरफेरेंस ऑफ जीन्स नहीं हुआ करता था, ठीक है। अब देखिए एपिस्टेसिस की दो टाइप्स है ना, एपिस्टेसिस की दो टाइप है। एक है रेसेसिव एपिस्टेसिस है, और दूसरा है डोमिनेंट एपिस्टेसिस है। तो ये एपिस्टेसिस की दो टाइप है। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं रेसेसिव एपिस्टेसिस को, कि भाई रेसेसिव एपिस्टेसिस क्या है। यहाँ देखिएगा, व्हेन रेसेसिव जीन इन्फ्लुएंस करना ना, डिस्टर्ब करना, चेंज कर देना, इन्फ्लुएंस आना, पर्टिकुलर कैरेक्टर एंड इट डज नॉट अपीयर, ठीक है, इट इज कॉल्ड रेसेसिव एपिस्टेसिस। अब जो इन्फ्लुएंस कर रहा है ना, जो इंटरैक्ट कर रहा है, इंटरफेरेंस कर रहा है, वो कौन सा, रेसेसिव जीन अगर इंटरफेयर करे और किसी ऐसे पर्टिकुलर कैरेक्टर को अफेक्ट कर दे जो अपने आप को शो ना करा पाए, इस रेसेसिव जीन की वजह से, इसके इंटरफेरेंस की वजह से, तो वो क्या कहलाएगा, रेसेसिव एपिस्टेसिस कहलाएगा, ठीक है। अब डोमिनेंट एपिस्टेसिस क्या होगा, सिंपल, डोमिनेंट जीन क्या करेगा, पर्टिकुलर कैरेक्टर को रोक देगा, इनहेबिट कर देगा। तो ये डोमिनेंट की वजह से इंटरफेरेंस हो गई, सिंपल है आपके पास, ठीक है ना, ठीक है। देखे ना कि व्हेन dominant gene influence the particular character, ठीक है, and it same definition वही है, does not appear। भाई डोमिनेंट जीन ने अफेक्ट किया एक कैरेक्टर के ऊपर और फिर उसकी वजह से वो आपके पास क्या है, कैरेक्टर अपेयर नहीं हो पाया, तो इंटरफेयरिंग जीन हो गया ना। अब एग्जांपल्स लेंगे, मीटिंग बंद हो दोबारा शुरू हो तो फिर एग्जांपल डिस्कस करते हैं रेसेसिव की और डोमिनेंट की। यार चल भाई बंद हो जा, हेलो। मैं खुद कर दूं, अच्छा यार ये बात भी है, मेरे को अकल क्यों नहीं आई, मैं खुद कर दूं, ये लो मैंने खुद कर दी। तो तुम लोग भी खत्म करके आओगे तो फिर होगी।